नमस्कार, स्वागत है आर्यभट्ट पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.0 प्रश्न संख्या 1 में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो हमारे पास में संख्याएं दी गई है, इन्हें हम गुणनखंड के रूप में गुणनफलों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है 140 वाला। इसे हम गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करके इनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 140 के हम यहाँ पर गुणनखंड करके देख लेते हैं। 140 यहाँ इकाई अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा। 7 दूना 14 और भाग टूट के 0। ये भी 2 से विभाजित होगा। 3 दूना 6, 1 बचे 10, 5 दूना 10। अब यहाँ पर 35 है जो 5 से विभाजित होंगे। 7 पंजो 35। उसके बाद में 7 एक अभाज्य संख्या है तो 7 से ही विभाजित होगी। तो पहला प्रश्न है जो 140 है, इसे हम गुणनखंडों के रूप में इस तरह से व्यक्त करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणे 7। तो ये हमारा इस पहले प्रश्न का उत्तर है और इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7 भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का पहला 140 को हमने गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। दूसरा सवाल है 156। इसके भी हम इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे। 2 का भाग जाएगा, इकाई अंक सम है। 7 दूना 14, 1 बचे 8 दूना 16। फिर इकाई अंक सम है तो 2 का भाग जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। उसके बाद में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। 13 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या में 13 का ही भाग जाएगा 13 में। तो यहाँ पर अपने पास में 156 का जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 3 गुणा 13। ये हमारे 156 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। अगली संख्या है 3825 को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 3825 ये संख्या 5 से तो विभाजित हो रही है लेकिन 3 से भी विभाजित होती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दिए गए अंक है इनके योग करेंगे पहले। तो 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो 18 अगर इन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो इन संख्याओं का अंकों का जो योग 18 है तो 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचे 22 हो गए। 7 तिया 21, 1 बचे 15, 5 तिया 15। अब अगर 3 का भाग जाता है इनको जोड़कर देख लेते हैं। 7 और 5 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 हो रहे हैं इन अंकों का योग और 15 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 5 तिया 15। उसके बाद में 5 2 7 और 4 11। अब नहीं होती है 3 से विभाजित। इकाई अंक 5 आ रहा है तो ये 5 से विभाजित होगी। तो 8 पंजो 40 और 2 बचे 5 25। फिर इकाई अंक 5 आ रहा है तो 5 से होंगे। 5 एकम 5 और 3 बचे 7 पंजो 35। 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 से ही विभाजित होगी। 17 एकम 17। तो हमारे पास में 3825 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में इस तरह से लिखते हैं हम। ये जो गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसे हम लिख सकते हैं इन दोनों को 3 की घात 2 गुणा, इनको लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणा 17। तो ये हमारा है 3825 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पर इसे व्यक्त किया है। अगली संख्या है 5005। इसके भी हम गुणनखंड करेंगे। तो 5 0 0 और 5। तो यहाँ पर ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है 10 हो रहा है। तो 10 3 से विभाजित नहीं होता, 5 से विभाजित होगी। 5 एकम 5, 0 0 और 1। उसके बाद में ये संख्या किससे विभाजित होगी, इसके लिए हमें 5 के बाद 5 से विभाजित होगी नहीं ये संख्या क्योंकि इकाई अंक 1 आ रहा है। तो 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7 और 3 बचे 30, 7 चौक 28 और 2 बचे 7 तिया 21। 7 से विभाजित हो रही है।
7 एकम 7, 3 बच गए तो 0 लग गए 23, 30 हो गए, 7 चौक 28, उसके बाद में 2 बचे 21 हो गए और 7 तिया 21। तो अब ये इसके जो गुणनखंड आए हैं 100, यहाँ पर 143 आए हैं। 143 में हम भाग देंगे 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, 3 बचे 33, 11 तिया 33। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही विभाजित होगी, 13 एकम 13। ठीक है, तो ये जो 5005 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा है 5005 के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है। अगली संख्या है 7429। इसके गुणनखंड करेंगे हम 7429। इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का देके देखेंगे। तो उससे पहले हम इन अंकों का योग कर लेते हैं। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22। तो इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का इसमें जाएगा नहीं। 7 का देकर देख लेते हैं। 7 एकम 7, भाग टूट की 0, 7 छंगे 42। फिर उसके बाद में 7 एकम 7, शेष 2 बचते हैं इसमें भी। उसके बाद में 11 का 11 छक्के 66, 4 4 8 बचे, 11 7 77, 5 बचे नहीं होगा। 13 का 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 33 घटा 13 51, 13 पंजे 65। उसके बाद में 9 बचे, 13 91, 1 बचा 19, 13 एकम 13 नहीं जा रहा। उसके बाद में 17 है, अभाज्य संख्याओं का ही भाग देंगे। 17 एकम 17, 2 34, 17 51, 17 चौक 68 और बचे 6, 17 51। और उसके बाद में कितने बचे 9 और 2 11। तो ये 17 से विभाजित होगी। 17 से 17 2 34, 17 51, 17 चौक 68। 6 बचे तो 62 हो गए। 17 2 34, 70 थी 51, 9 2 11 बचे 119। तो यहाँ पर 17 7 119। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या 17 से विभाजित होती है तो ठीक है, नहीं तो उससे अगली संख्या से ही विभाजित होगी। 17 2 34, 6 और 3 9, 97 हो जाएंगे तो 17 से विभाजित नहीं होगी। 17 के आगे की जो अभाज्य संख्या है वह है 19। तो गुनी 2 38, गुनी 3 57 होते हैं। तो गुनी 2 38 बचे 5, गुनी 3 57, तो 19 से विभाजित है। गुनी 2 38 और बचे कितने 5, तो गुनी 2 38, गुनी 3 57, गुनी 3 57। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, 23 से विभाजित होगी। तो इस तरह की जो अभाज्य संख्या होती है उनका ही भाग जाता है। जैसे 23 में 23 का ही भाग गया है, तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया है 17 गुणा 19 गुणा 23। प्रश्न के अनुसार पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। सबसे पहले हमें ये जो युग्म दिए गए हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। उसके बाद में हमें जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो हम 26 और 91 का पहले एचसीएफ और एलसीएम लेंगे और फिर जांच करेंगे। सबसे पहले हम 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं हम। यहाँ पर 26 के गुणनखंड करेंगे। सम संख्या है 2 से विभाजित होगी 13 बार और 13 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या स्वयं से और 1 से ही विभाजित होती है, तो 13 से विभाजित होगी। तो हमारे पास में 26 के जो गुणनखंड आए हैं, 26 के 2 गुणा 13, ये हमारे 26 के गुणनखंड आए हैं। उसके बाद में है 91। तो 91 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से तो विभाजित होगी नहीं, 3 से भी ये विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि एक और ये इसके जो अंक है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 1 और 9 10 होते हैं, 10 3 से विभाजित नहीं है। उसके बाद में 7 से विभाजित करेंगे। 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21। 7 से विभाजित है 7 एकम 7, 2 बचे 21, 7 तिया 21। ये 13 अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगी। 91 के जो हमारे पास में
गुणनखंड आए हैं 7 गुणा 13। ठीक है, ये हमारे पास में इनके गुणनखंड आ गए हैं। अब हम इनका सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? HCF वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। तो 13 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। वो बड़ी से बड़ी घात लेते हैं जो दोनों संख्याओं का पूर्णतया विभाजित करे। तो 13 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। 26 और 91 का HCF होगा 13। उसके बाद में इनका जो LCM लेंगे, LCM होता है कि इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है इनको ये संख्या पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, तो इनमें यहाँ पर 2 की घात 1 है, इसमें 13 की घात 1 है। तो यहाँ पर इस संख्या का सभी गुणनखंडों को लिया जाएगा 2, और 13 की घात इसमें भी है और इसमें भी है 1 1। तो यहाँ से बड़ी घात लेते हैं, दोनों में से जो बड़ी होगी उसको ले लेंगे। और यहाँ पर 7 की घात 1 है तो 7 ले लेंगे और 13, तीनों गुणनखंडों को लेते हैं। क्योंकि जो ये LCM होता है, LCM का जो गुणनफल होता है ये दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित होता है पूर्णतया। ठीक है, तो यहाँ पर जो LCM लिया है हमने 26 के गुणनखंड में, जिसकी अधिकतम घात है 2 की घात 1 अधिक है, 13 की घात 1 अधिक सबसे अधिक है, दोनों को लिया है। और दोनों में से जो कॉमन है वो उसको भी लेना है। कॉमन में सबसे बड़ी घात वाली संख्या को लेना है, सबसे बड़ी घात वाले गुणनखंड को। तो 13 है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 13 में 91, और 91 को हम गुणा करेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 9 2 18। 182 हमारे पास में क्या आया है? LCM आया है। 182 आया है हमारे पास में LCM 26 और 91 का। उसके बाद में अब हमें जांच करनी है इनकी कि HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। जांच में हम देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्या है हमारे पास में 91 इंटू 26, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। और HCF इंटू LCM, तो 182 तो हमारे पास में है LCM और 13 है HCF। तो गुणा करने में हमें आसानी रहेगी। 26 एकम 26 का 6 हासिल के 2, 9 6 54, 54 और 2 56 का 6 हासिल के 5, 9 2 18, 18 और 5 23। तो हमारे पास में गुणनफल कितना आया है? 2366। 13 को गुणा करेंगे, 13 2 26 के 6 हासिल के 2, 13 5 65, 13 6 38, 13 × 104, 104 और 2 106 हासिल के 10, 13 एकम 13, 13 10 23। यहाँ पर दोनों संख्याओं को जो हमने गुणा किया है और HCF और LCM को जो हमने गुणा किया है, ये क्या है? दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है HCF और LCM। HCF और LCM का गुणनफल दी गई संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अतः हमारा यहाँ से पता चलता है कि हमारा जो HCF और LCM का जो मान आया है, यहाँ पर ये HCF और LCM आया है, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 है। अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 2 को। अब हम ज्ञात करेंगे 510 और 92 के पहले HCF और LCM ज्ञात करेंगे, उसके बाद में इनके गुणनफल को जांच करेंगे। सबसे पहले इनके HCF और LCM निकालते हैं। तो 510 के हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर सम संख्या है, 2 से विभाजित होगी, 2 2 4, 1 बचे 11 हो गए, 5 2 10, फिर 1 बचे 10 हो गए, 5 2 10। अब ये संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं होती है, इसके लिए हम पहले देख लेते हैं। इन अंकों का योग करके 3 से विभाजित करके 5 और 5 10 2 12, तो 12 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो 25 है तो 8 दिया, 24 बचे 1, 5 दिया 15। अब ये संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, इसके लिए दोनों अंकों का योग करके 3 से विभाजित करेंगे। 8 और 5 13 होते हैं, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। इकाई, इसके इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 एकम 5 और 3 बचे, तो 7 5 35।
17, तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही विभाजित होगी। तो ये तो आए हमारे 510 के गुणनखंड हमारे पास में। 510 के जो गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब हम गुणनखंड करेंगे 92 के। 2 से विभाजित होगी, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 से विभाजित होगी, 2 दूना 4, 3 दिया 2 तिया 6। 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से विभाजित होगी एक बार। तो ये हो गए हमारे पास में 92 के गुणनखंड। 2 गुणा 23। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में हम देखेंगे कि वो बड़ी से बड़ी घात जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक तो है 2, तो 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 2 की बड़ी से बड़ी घात 1 है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। उसके बाद में ऐसी कोई भी गुणनखंड नहीं है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। 2 है लेकिन 510 को विभाजित नहीं करता, और 23 भी 510 को विभाजित नहीं करता, और ये जो दिए गए गुणनखंड है ये 92 को विभाजित नहीं करते। इसलिए 510 और 92 का जो एचसीएफ आएगा वो आएगा केवल 2। तो 2 तो हमारे पास में इसका एचसीएफ आया है। अब हम इसका ज्ञात करेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड होते हैं उनकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनखंड में, चाहे वो दोनों संख्याओं का गुणनखंड हो या ना हो, लेकिन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड है उनकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की घात 2 आएगी अपने पास में यहाँ पर, क्योंकि 2 × 2 है, 2 की घात 2। उसके बाद में 3 की घात 1, फिर 5 की घात 1, फिर 17 की घात 1, और फिर आएगी 23 की घात 1। तो ये हमारे पास में एलसीएम के लिए जो गुणनखंड किए हमने, तो एलसीएम इन सभी संख्याओं गुणनखंडों का गुणनफल होगा 2 दूना 4, और 4 को 3 से गुणा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम 17 गुणा 23। अब एक एक को करते हैं, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60। तो यहाँ पर हमें आसानी रहेगी गुणा करने में। ये 23, 17 को 60 से गुणा करेंगे, 0, 17 दूना 34, 7 51, 17 चौकट 25, 7 छक्की 102। ये हो गए 1020। इसको गुणा करेंगे हम 23 से, और 23 को गुणा करेंगे हम 0, 23 दूना 46 का 6 हासिल के 4, 23 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 4 4, और 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23,460 जो है हमारे पास में 510 और 92 के जो है एलसीएम आया है 23,460। अब ये जो एलसीएम होता है ये 510 और 92 दोनों संख्याओं द्वारा विभाजित होता है, और एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। इन दोनों में ये अंतर होता है। अब हम जांच करेंगे इन दोनों की कि इनका जो गुणनफल है, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो समान है। तो यहां हम जांच करेंगे। जांच में हम दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास जो दोनों संख्या है वह है 510 और गुणा 92, और एलसीएम जो है वह है 23,460 और एचसीएफ है 2। तो 92 को हम किससे गुणा कर देंगे, 510 से। तो 92 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 92 को 1 से गुणा करेंगे तो 92 हासिल के 9। फिर इसके बाद में 92 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 9 पंजो 45, 5 दूना 10, 450, 5 दूना 10, 10 और 9 हासिल के 19 का 9 हासिल के 1, 9 पंजो 45, 45 और 1 46, 46,920 हमारा इसका गुणनफल आया है।
23,460 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। तो हमारा एचसीएफ का और एलसीएम का जो गुणनफल है वो और दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो समान आया है। तो अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम का मान बराबर है। तो ये हमारा सवाल भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न संख्या 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये दी गई संख्या है 12, 15, 21 पहले सवाल में, दूसरे सवाल में और ये 3 सवाल है इसमें। तो इनके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें लिखना है। उसके बाद में इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड इस तरफ हम करके देख लेते हैं। 12 के गुणनखंड जो है सम संख्या है 2 6 बार जाएगा। उसके बाद में 2 है, 2 का भाग जाएगा 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो 12 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3। उसके बाद में है 15 विषम संख्या है। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो 15 के गुणनखंड आए हैं अपने पास में 3 गुणा 5। उसके बाद में है 21। तो 21 के हम यहाँ गुणनखंड करेंगे। 21 में 3 का भाग जाएगा 7 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। तो 21 के गुणनखंड हुए हैं 3 गुणा 7। अब हमें वो संख्या इनमें से ढूंढनी है जो वो उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है जो इन तीनों ही संख्याओं को विभाजित करते हैं। तीनों ही संख्याओं का वो उभयनिष्ठ गुणनखंड उसकी बड़ी से बड़ी घात लेंगे जो तीनों संख्याओं में ही हो। ठीक है, तो तीनों संख्याओं में होना चाहिए वो बड़ी से बड़ी घात भी। तो यहाँ पर 1 घात है 3 की, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। यहाँ 2 की घात 1 और 1, 2 घात है। 5 की घात 1 है और इसमें भी 1 है। तो बड़ी से बड़ी घात हमारे पास में सभी गुणनखंड है उनकी 1 है। अब 3 एकमात्र ऐसा गुणनखंड है जो तीनों ही संख्याओं को विभाजित करता है। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड है जो तीनों संख्याओं को विभाजित नहीं करता है। तो हम लेंगे इसमें 3 जो है एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3। तो 3 की ये 3 ही एकमात्र ऐसा गुणनखंड है जो 12, 15 और 21 तीनों को विभाजित करता है। तो ये हुआ हमारा एचसीएफ। अब हम निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम में हम सभी संख्याओं के सभी गुणनखंडों को लेते हैं। तो यहां पर 2 की घात 2 आ जाएगी गुणा 3 की घात अधिकतम कितनी है 1, 1 और 1 ही है। तो 3 की घात 1 आ जाएगी। उसके बाद में 5 की घात 1 है और 7 की घात भी 1 है। यहां पर इनको आगे हल करेंगे तो 2 दूना 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 4 तिया 12 और 12 पंजो 60 और 60 को हम गुणा करेंगे 7 से तो 0 और 7 6 42, 420 आ गए हमारे इसके एलसीएम। पहले सवाल 12, 15 और 21 का जो एलसीएम आया है वो आया है 420 और एचसीएफ जो आया है वो आया है 3। तो ये है प्रश्न संख्या 3 का पहला सवाल। अब हम हल करेंगे दूसरे सवाल को। 17, 23 और 29 तीनों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ इसका गुणनखंड यहाँ पर हल करने से पहले हम देखेंगे कि 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। तो 17 के जो गुणनखंड होंगे 17 इंटू इसको 1 लिख सकते हैं। 23 के होंगे 23 गुणा 1 और 29 के जो गुणनखंड होंगे उसको लिख सकते हैं 29 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों संख्याओं में वो कौन सी उभयनिष्ठ संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रही है। तो तीनों में केवल एक ही एकमात्र संख्या है जो तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो होगा
1। किसका एचसीएफ है ये? 17, 23 और 29, इन तीनों का एचसीएफ आया है 1। ठीक है, तीनों संख्याओं को जो विभाजित करेगा वही एचसीएफ होगा। एलसीएम जो होगा, एलसीएम में हम तीनों संख्याओं के गुणनखंडों की घात ले लेते हैं। 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, और वो हमारे पास में 17, 23, 29 का एलसीएम भी है। ठीक है, ये तो है 11,339 और 17, 23, 29 का एचसीएफ जो आया है यह आया है 1। ठीक है, तो ये आपके अनुसार एचसीएफ 306 और 457 का दिया गया है बराबर 9। 306 और 457 का एचसीएफ दिया गया है 9, तो एलसीएम 306 और 457 ज्ञात का एलसीएम हमें ज्ञात करना है 306 और 457 का। तो इसमें हम गुणनखंड ना करके आसान विधि से इसे हल करेंगे सूत्र के द्वारा। तो यहां पर अपने पास में एचसीएफ तो है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो केवल एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसे एक सूत्र है उसके द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सूत्र के अनुसार यह होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये बराबर होता है किसके? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस तरफ हम लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 306 गुणा 457, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे? इस तरफ एचसीएफ हमारे पास में 9 दे रखा है और एलसीएम को ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है तो हम 9 का इस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो 306 गुणा 457 बटे 9 का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ गुणा में है तो इस तरफ आ जाएगा भाग में। उसके बाद में यहाँ एलसीएम लिख देंगे। 457 या 306 दोनों में से किसी भी संख्या को अगर विभाजित होती है तो विभाजित करेंगे हम। यहाँ दोनों ही संख्या 9 से विभाजित होती है क्योंकि ये एचसीएफ है। ठीक है, ये इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है और एचसीएफ वही होता है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करता है। किसी भी संख्या का एचसीएफ उस संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। तो 306 और 657 का एचसीएफ है 9, तो 9 दोनों को ही विभाजित करेगा। तो हम 9 से दोनों में से किसी भी एक संख्या को हम विभाजित कर लेंगे। तो 9 से 9 एक बार, और 9 से 65 को काटेंगे, 657 को काटेंगे तो 7 9 63, 2 बचे 27, 9 3 27। तो ये अपने पास में आए हैं 306 गुणा 73, ये आया है एलसीएम के बराबर मान। अब इन्हें हम इस तरफ दाएं बाएं कर सकते हैं क्योंकि इनमें हमें चिन्ह परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं होगी। तो एलसीएम को हम इस तरफ लिख लेते हैं और 306 गुणा 73 को हम इस तरफ लिख देंगे। तो 306 और 73 को हम गुणा करेंगे। 73 को सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे, 36 18 और 7 छेंगे 42। तो 73 को 6 से गुणा किया तो 438 आते हैं। 438 में 8, ये हमारे पास में जो आया है 22,338 है। तो इन दोनों का जो एलसीएम आया है 306 और 457 का, यह आया है 22,338। तो प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n, कोई प्राकृत संख्या है n के लिए संख्या 6 की घात n, यहां दिया गया है 6 की घात n और n क्या है? एक प्राकृत संख्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलते इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में दिया गया है n बराबर क्या है? प्राकृत संख्या है, और जांच करो कि 6 की घात n क्या है? 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 0 पर तो वही संख्या समाप्त होगी जिसके गुणनखंड अगर हम करेंगे और उसके गुणनखंड में 5 आता है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे। तो 6 के गुणनखंड, 6 के गुणनखंड होंगे
2 गुणा 3, ठीक है। अब 2 गुणा 3 हमने यहाँ पर इसके गुणनखंड किए हैं, तो 2 गुणा 3 के हम n घात लगा देंगे, ठीक है। इसके भी n की घात है, तो 6 की घात n के हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए। ये तो 6 की, ये तो है 2 इंटू 3 तो है इसके गुणनखंड, और 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n। अब 2 की कितनी भी घात लगा देंगे हम प्राकृत संख्याओं में, तो भी वहां पर हमारे पास में किसी भी संख्या में अंक 0 नहीं आएगा, और 3 के भी कितनी भी घात लगा दे हमारा इकाई का अंक जो है 0 नहीं आएगा, मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब ये 2-3 संख्याओं का करके देख लेते हैं। 2 की घात 1 करेंगे तो 2, 2 की घात 2 करेंगे तो 4, 2 की घात 3 करेंगे तो 2 2 4 4 2 8, फिर 2 की घात 4 करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 8 2 16, फिर 2 की घात 5 करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32। अब यहाँ पर वापस 2 इकाई का अंक रिपीट हो चुका है, तो हम इसे आगे नहीं करेंगे। तो 2 में तो कोई इकाई का अंक हमारे पास में 0 नहीं आ रहा, तो उसके बाद में हम 3 का भी करके देख लेते हैं। 3 की घात 1 में 3, 3 की घात 2 करेंगे 3 3 9, 3 की घात 4 3 3 9, 3 की घात 3 करेंगे 3 3 9 9 3 27, 3 की घात हम 4 करेंगे 3 9 3 27, 7 21, 3 2 6, 6 और 2 8, फिर 3 की घात हम 5 करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 दिया 24। तो यहाँ पर भी फिर हमारे पास में 3 की घात रिपीट हो चुकी है, इसमें भी कोई अंक शून्य नहीं आया है। तो 6 के गुणनखंड जो है उसमें 2 गुणा 5 की जो ये है 2 गुणा 5, ठीक है, की घात n। ये अगर गुणनखंड नहीं है किसी भी संख्या के, ये 2 गुणा 5 में ये 5, तो उस संख्या में इकाई का अंक हमारे पास में शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने इसमें जांच की है कि कोई भी प्राकृत संख्या n ऐसी नहीं होगी जिसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं होगी जिसके 6 की घात जो है जिसके लिए क्या हो, जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती हो। तो कोई भी प्राकृत संख्या ऐसी नहीं है कि यहाँ हम n घात लगा दे और उसका अंक 0 पर समाप्त हो। तो इनके गुणनखंडों में किसी भी संख्या का नहीं होता, क्योंकि 2 गुणा 5 ये गुणनखंडों का ये रूप होना चाहिए 5, उस तभी हमारे पास में 0 इकाई का अंक आ सकता है। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो ये हमें व्याख्या करनी है, ये भाज्य संख्या क्यों है और ये भाज्य संख्या क्यों है, स्पष्ट करके बताना है कि इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं है। यहाँ पर प्रश्नानुसार हमें पहले जो गुणनखंड दिए गए हैं और ये संख्या दी गई है, ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। अब हम इन दोनों संख्याओं में से 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 कॉमन इस प्रकार आएगा क्योंकि 13 दोनों संख्याओं में है, 13 दोनों संख्याओं को विभाजित करता है, तो 13 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बचा है, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1। अब ये जो ये अंदर जो संख्या बची है इनका एक गुणनखंड 13 आ गया, तो 13 को 1 के अलावा किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो वो हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो दी गई संख्या है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि इनमें से हमने 13 कॉमन ले लिया, कि यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इसमें से 13 कॉमन ले लिया, और इन तीनों संख्याओं में गुणा के रूप में है तो इनमें से 13 कॉमन ले लिया। शेष यहाँ जो बचा है 7 गुणा 11
गुणा यहाँ 13 कॉमन ले लिया तो 1 और प्लस यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो 1 बचा है। अब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे, उसके बाद में 1 जोड़ेंगे, तो ये संख्या कितनी भी हो, चाहे सम हो, विषम हो या अभाज्य संख्या हो, लेकिन हमारे पास में 13 बाहर एक गुणनखंड है। तो इन संख्याओं को यदि हम इस 13 से गुणा करेंगे तो 13 को 1 से गुणा करने के अलावा सभी संख्याओं में हमें भाज्य संख्या ही प्राप्त होती है। चूंकि जो ये प्राप्त संख्या है, हम लिख कर सकते हैं कि चूंकि प्राप्त संख्या का एक गुणनखंड 13 है, तो 13 गुणनखंड है किसी संख्या का और उसे गुणा करना है 1 के अलावा किसी संख्या से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, भाज्य संख्या। अतः यह एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये तो हमारे पहले गुणनखंड जो दे रखे थे उनको हल किया है। अब हम अगले को हल करेंगे प्रश्नानुसार, जो दिया गया है मान है प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। अब यहां पर देखते हैं कि जो दी गई संख्या है प्रश्न के अनुसार 7 गुणा 5 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में है 5। अब ये सारी संख्याएं गुणा में है और ये संख्या प्लस में है, तो अगर हम इस तरफ और इन दोनों तरफ की संख्याओं में से कोई संख्या कॉमन आती है तो वो ले सकते हैं। तो इस तरफ है 5 और इस तरफ भी 5 कॉमन आ रहे हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को, दोनों तरफ की संख्याओं को विभाजित करती है। तो इनके गुणनफल को भी अगर हम करेंगे तो उसको भी 5 विभाजित करेगा और इसे भी 5 विभाजित करता है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा, यहाँ 5 में से 5 कॉमन आ गया, 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 में से 5 यहाँ कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या आएगा, 1। अब 5 तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इन जो संख्याओं को हम गुणा करेंगे, हल करेंगे, उसके बाद में इनका जो गुणनफल होगा उसे 5 से गुणा करेंगे तो हमें वहां पर भी एक क्या प्राप्त होगा, एक भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को अगर हम गुणा करते हैं किससे, किसी भी अभाज्य संख्या को हम 1 के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होता है, वहां हमें प्राप्त होता है एक भाज्य संख्या। ठीक है, तो इन संख्याओं को अगर हम गुणा करके हल करेंगे और उसके बाद में 5 से गुणा करेंगे तो वहां भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये जो प्राप्त संख्या है ये भी क्या है, एक भाज्य संख्या है। यह प्राप्त संख्या एक भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इस संख्या का एक गुणनखंड 5 है। तो एक गुणनखंड 5 है तो 5 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद में शेष संख्याओं को हल करेंगे तो 5 से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो ये जो दोनों संख्या है, ये जो दोनों दी गई संख्याएं हैं, ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। दी गई दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है। तो इस प्रश्न का हल है ये हमारे पास में। आप देख सकते हो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों संख्याओं में हमने कॉमन लिया है, उसके बाद में हल किया है और इसमें हमने इस बात का हमें पता करना है कि भाज्य है या अभाज्य है। तो इसके लिए हमने कॉमन लेके ये जो 13 कॉमन लिया है, 13 तो अभाज्य है, लेकिन यहाँ अंदर जो संख्या है ये क्या है, इनका गुणनफल होगा, जो 13 से गुणा करेंगे तो भाज्य प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 5 कॉमन लिया, जो अंदर ब्रैकेट में है संख्या, इनको हल करने के बाद में 5 से गुणा करेंगे तो वहां पे भी हमें भाज्य संख्या प्राप्त होगी। क्योंकि किसी भी अभाज्य संख्या को 1 के अलावा किसी भी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होती है, भाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। एक खेल मैदान है, उसके चारों ओर एक वर्ताकार गोलाकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं।
तो मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि को सोनिया से कम टाइम लगता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों ने एक ही जगह से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया है और एक ही प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जहां कितने समय लगेगा कि जहां से उन्होंने शुरू किया था वहीं पर वापस वो मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों के समय में अंतर है, इसलिए समय कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसके लिए हमें प्रश्न को हल करना है और यही हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में। प्रश्न अनुसार हमें जो मान दिया गया है वो दिया गया है सोनिया द्वारा वर्ताकार मैदान के एक चक्कर लगाने का जो समय है वो है 18 मिनट और रवि द्वारा उसी वर्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने का जो समय है वो है 12 मिनट। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें कि दोनों कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इन दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमें एलसीएम इनका ज्ञात करना पड़ेगा। मिलेंगे तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 18 और 12 का हम ज्ञात करेंगे का एलसीएम। यहां पर 18 और 12 का एलसीएम लेंगे गुणनखंड विधि द्वारा। 2 का भाग हम देंगे 9 में और 2 का भाग 12 में 6 बार। उसके बाद में 2 का भाग जाएगा 9 में नहीं जाएगा और 6 में 3 बार। 3 का भाग दोनों की संख्या में जाएगा 9 में 3 बार और 3 में 1 बार और फिर 3 का दोनों में 1 बार। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड हुए। इसमें हमने एलसीएम लेना होगा। इस सवाल में हमें दोनों का पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का जो समय है उसको ज्ञात करने के लिए इस सवाल में का ये जो तरीका है ये है कि इस सवाल में जो दी गई संख्या है उनका एलसीएम हम ज्ञात करें। तो यहां पर 18 और 12 के जो गुणनखंड आए हैं, गुणनखंड 18 और 12 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और 18 दूना 36। तो कितना आएगा 36। तो यहां पर वे दोनों जो मिलेंगे पुनः इसी प्रारंभिक स्थान पर, दोनों कितने समय बाद? तो सोनिया और रवि 36 मिनट बाद में, कितने मिनट बाद में? 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह के जो सवाल दिए गए होते हैं उनमें हमें एलसीएम निकाल कर ही हमें मान प्राप्त होता है। और जो हमें यहाँ पर समय दिया गया है 18 मिनट और 12 मिनट, तो इनका जो समय होगा ये वो समय होगा जो दोनों के समय से मतलब दोनों के समय से अधिक समय होना होगा, क्योंकि 18 मिनट और 12 मिनट तो ये एक चक्कर लगाने में लगाते हैं। ठीक है, एक चक्कर लगाने में कितना 18 मिनट और 12 मिनट दोनों को अलग अलग टाइम लगता है। तो यहाँ पर एचसीएफ तो हम ज्ञात कर नहीं सकते, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों को विभाजित करती है। तो दोनों को विभाजित करने वाली संख्या हमेशा उन संख्याओं से छोटी होती है। तो इनको 12 और 18 मिनट तो वैसे लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में, तो अधिक और अधिक समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर इसका एलसीएम निकाला है हमने। तो इस प्रकार के सवालों में हम एलसीएम निकालते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आर्यभट्ट पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।